नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस सम वन लाइनर क्वेश्चंस विच इज़ बेस्ड ऑन ईवीएम के बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। और निश्चित रूप से आप यदि इस वीडियो को अंतिम तक सुनेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जामिनेशन में जो कि आपको यहाँ पे कवर कर पाएंगे। तो ये जो सेशन है दोस्तों हमारा, ये एक बेसिकली हमारा एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में है। तो मैं आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स, केस स्टडीज़, एमसीक्यूज, तरह तरह के मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में है। तो दोस्तों, सिंपल सा रूल है कि आपको यदि वीडियोस हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस अवेलेबल है वो सारे के सारे फ्रीली अवेलेबल है। आप उससे आसानी से चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। यदि आपको इन सभी चीज़ों का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आपको एक पेड प्लान है जिसको एक्सेस करना होता है, उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। फिलहाल हम लोग लेसन को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ स्टेज इज गिवन बाय। ठीक है, तो लाइफ स्टेज का जो फ्रेमवर्क है, अंडरस्टैंडिंग फॉर फ्रेमवर्क, ये किसने दिया था? बताइए किसने दिया था दोस्तों? आप पहले अपने से बताइए, फिर मैं आपको आंसर देता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों मैं बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है एरिक एरिक्सन। ठीक है, तो ये इन्होंने दिया था। सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट दैट रेफर्स टू हाउ स्ट्रांगली पीपल बिलीव दैट दे हैव कंट्रोल ओवर द सिचुएशन एंड एक्सपीरियंस दैट अफेक्ट देयर लाइफ। तो इस साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को क्या कहते हैं दोस्तों? इस साइकोलॉजिकल कंट्रोल को साइकोलॉजिकल कंसेप्ट कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं दोस्तों? वी कॉल इट लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दैट रेफर्स टू द मेथड दैट मैनेजर्स एंड लीडर्स यूटिलाइज टू इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉय व्हेन एग्जामिनिंग बेसिस ऑफ पावर द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी मस्ट आल्सो बी कंसिडर्ड। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है। आखिर उस मेथड का क्या नाम है जिसके थ्रू मैनेजर या लीडर्स जो हैं अपने एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो दोस्तों उस मेथड का नाम है हमारा बेसिस ऑफ पावर। ठीक है, क्या नाम है? बेसिस ऑफ पावर। चलिए, तो देख सकते हैं तरह तरह का प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू फोर्स एन एम्प्लॉय टू फॉलो एन ऑर्डर बाय थ्रेटनिंग एन एम्प्लॉय विद पनिशमेंट इफ द एम्प्लॉय डज नॉट कंप्लाई टू द ऑर्डर। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसने ऑर्डर से कंप्लाई नहीं किया, तो उसको आप थ्रेटन कर रहे हैं, मैनेजर थ्रेटन कर रहा है और उसे फोर्स कर रहा है। उस एबिलिटी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस एबिलिटी को हम लोग कहते हैं कोर्सिव पावर। ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। कोर्सिव पावर, डैश इज द फॉर्मल अथॉरिटी गिवन टू अ पर्सन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। Legitimate power is based on person holding a particular position of authority within organization. This gives them the power over other and let them make decision with the broader system. तो दोस्तों नाम में ही है लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर एक फॉर्मल अथॉरिटी होता है जो कि एक पर्सन को दिया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका आंसर क्या होगा? लेजिटिमेट पावर। तो देखिए, एक है कोर्सिव पावर, एक है लेजिटिमेट पावर। ठीक है, यहाँ पे मैनेजर ने फोर्स किया अपने एम्प्लॉय को काम करने के लिए, पनिशमेंट देने का, तो ये कोर्सिव पावर होगा। और लेजिटिमेट पावर क्या होता है कि कोई पर्सन जो कि एक पोजीशन को होल्ड कर रहा होता है, उसके पास एक पावर होता है और दोस्तों वो डिसीजन ले सकता है। जैसे दोस्तों नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि लेजिटिमेट पावर को और आप क्या कहते हो? बताइए लेजिटिमेट पावर को आप क्या कहते हैं? तो लेजिटिमेट पावर का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों पोजीशन पावर। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। लेजिटिमेट पावर इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन पावर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। दोस्तों देखिए, इस तरह से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता चल रहा है और आपको चीज़ें भी याद होती चल रही हैं। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। डैश इज द यूज ऑफ रिवार्ड टू गेट एन एम्प्लॉय टू फॉलो एन इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर विद पावर कमिंग फ्रॉम वंस एबिलिटी टू विथहोल्ड द रिवार्ड फॉर नॉन कंप्लायंस। अब दोस्तों देखिए, मैंने अभी आपको 3 तरह का पावर बताया। एक पावर मैंने आपको बताया कोर्सिव पावर। कोर्सिव पावर में क्या था कि जो मैनेजर था वो अपने एम्प्लॉय को फोर्स करता है, पनिशमेंट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो कोर्सिव पावर हुआ। एक पावर मैंने बताया आपको लेजिटिमेट पावर, और एक पावर है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं रिवार्ड पावर। ठीक है, अब देखिए रिवार्ड पावर में क्या होता है कि जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय को बताता है कि तुम यदि इस काम को अच्छे से कर दोगे तो तुमको कुछ रिवार्ड मिलेगा, और यदि नहीं करोगे तो रिवार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो विथहोल्ड करेंगे तुम्हारे रिवार्ड को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रिवार्ड पावर। तो चीज़ें आपको क्लियर होती चल रही हैं दोस्तों। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी आपका जो एग्जामिनेशन है, आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक हुआ है अपने प्रिपरेशन को जज करने के लिए, और यदि आप कुछ पॉइंट को मिस तो नहीं कर रहे हैं ये देखने के लिए दोस्तों आप मॉक टेस्ट में अपीयर होइए। प्लीज़ पार्टिसिपेट इन मॉक टेस्ट।
मॉक टेस्ट कंडक्टेड बाय आवर चैनल। दोस्तों मॉक टेस्ट में अपियर हुई और देखिए कि हाँ कुछ मैं चार फुल लेंथ मॉक टेस्ट है दोस्तों, और उसमें आपको 400 क्वेश्चंस मिलेंगे। उस 400 क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। उससे आप ये एनालाइज कर पाएंगे दोस्तों कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और दोस्तों आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। जो आप कहते हैं ना 1 या 2 मार्क्स से मेरा ये सिलेक्शन रह गया, वो यही आपका कुछ क्वेश्चन होता है जो डिसाइड करता है दोस्तों, ताकि आपका प्रैक्टिस फुल प्रिपेयर हो जाएगा। यदि आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं दोस्तों तो ये नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए मुझे इस नंबर पे, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ लीडर इन इन्फ्लुएंस अ फॉलोअर बिकॉज ऑफ द फॉलोअर एडमायरेशन एंड रेस्पेक्ट और आइडेंटिफिकेशन विद द लीडर। तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंट पावर। दिस इज कॉल्ड रेफरेंट पावर। दिस इज कॉल्ड रेफरेंट पावर। People with dash power can influence others based on their knowledge. Of course, you naturally cultivate skill and experience through seniority, but you should also take the initiative to develop a specialized area of expertise. तो आखिर ऐसे पावर को क्या कहते हैं जो कि दूसरे को इन्फ्लुएंस कर देता है अपने नॉलेज के बेसिस पर। तो दोस्तों इसको कहते हैं एक्सपर्ट पावर। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपर्ट पावर। These are different types of power which we are dealing with, right? Okay. Now let us move to the next question. Question number 10. Dash is the power a person gains by virtue of his proximity to a power source. तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड पावर। रिफ्लेक्टेड पावर वो पावर होता है दोस्तों, वो पावर होता है जो कि एक पर्सन गेन करता है अपने प्रॉक्सिमिटी टू पावर सोर्स। क्वेश्चन नंबर 11 है डैश इज द नेचर ऑफ अट्रैक्टिवनेस दैट कंपेल्स अदर टू फॉलो समवन। तो दोस्तों इसको हम लोग कैरिज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कैरिज्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश पावर इंस्पायर पॉजिटिविटी एंड जॉयफुल फीलिंग इन अदर। द परसुएसिव नेचर ऑफ दिस पावर इज रिलेंट ऑन एंगेजिंग क्वालिटी ऑफ लीडर्स पर्सनैलिटी। तो इस पावर को क्या कहते हैं हम लोग? कैरिज्मेटिक पावर कहते हैं। वी कॉल इट कैरिज्मेटिक पावर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 13 नंबर कंसेप्ट पे आते हैं। डैश पावर इन द एबिलिटी टू यूज इनहेरेंटली शॉर्ट टर्म इमोशन फॉर योर लॉन्ग टर्म बेस्ट इंटरेस्ट। तो इस पावर को दोस्तों हम लोग कहते हैं इमोशनल पावर। डैश ईगो स्टेट मेनली रेगुलेट बिहेवियर एंड नर्चर्स इट। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं जो कि है अपना ईगो स्टेट। तो कौन सा ईगो स्टेट है जो कि रेगुलेट करता है हमारे बिहेवियर को और उसे नर्चर करता है? तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट ईगो स्टेट। वी कॉल इट पेरेंट ईगो स्टेट। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कंसेप्ट आपको क्लियर होते चल रहा होगा। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है, ताकि इस तरह के कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। डैश इज द टेक्निक दैट एम्स टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देयर इमोशनल एंड फिजिकल रिलेशनशिप विद सेल्फ एंड अदर पीपल। तो उस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं जिसके थ्रू लोग को मदद मिलती है अपने इमोशनल और फिजिकल रिलेशनशिप दूसरे अपने साथ और दूसरे लोगों के साथ इस्टेब्लिश करने में, अंडरस्टैंड करने में। उस टेक्निक का क्या नाम है दोस्तों? तो उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं जोहारी विंडो कंसेप्ट। वी कॉल इट जोहारी विंडो। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इट इज, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और मेरा दोस्तों एक वीडियो है जोहारी विंडो पे, उसमें मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। यदि आप चाहते हैं उस वीडियो को बस आप 10 मिनट देख लीजिए, इस पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने इस तरह समझाया, मैंने ट्रिक से समझाया कैसे आप जोहारी विंडो के कंसेप्ट को याद रख सकते हैं। जरूर इस वीडियो को देखिएगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। जोहारी विंडो इज द क्रिएशन ऑफ 2 साइकोलॉजिस्ट। आखिर वो 2 साइकोलॉजिस्ट कौन है जिन्होंने जोहारी विंडो को क्रिएट किया? तो आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है लुफ्ट, एक का नाम है जोसेफ लुफ्ट और दूसरा का नाम है इंगम। तो दोस्तों ये लुफ्ट एंड इंगम याद रखिएगा, इन्होंने जोहारी विंडो का कंट्रीब्यूशन दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अ 4 पैनल विंडो डिवाइड्स पर्सनल अवेयरनेस इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय 4 क्वाड्रेंट्स। अब बताइए इसका नाम क्या क्या है? तो दोस्तों मैं नाम आपको बता देता हूँ। इसका नाम है एरेना, उसके बाद दोस्तों नाम है ब्लाइंड। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जोहारी विंडो, राइट? एरेना, ब्लाइंड, द थर्ड इज क्लोज्ड एंड द लास्ट इज डार्क। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पैन इन द विंडो इज रेफर्स टू एज डैश और डैश। दिस क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, फैक्ट, स्किल एंड एटीट्यूड, एनीथिंग दैट इज पब्लिक नॉलेज। तो जो फर्स्ट पैनल होता है नॉलेज में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ओपन, या इसे आप लोग कह सकते हैं एरेना। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एरेना, यू कैन ऑल्सो कॉल इट ओपन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट को आप क्या कहते हैं बताइए? सेकंड क्वाड्रेंट को क्या बोलेंगे? ठीक है। तो दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड या ब्लाइंड स्पॉट। व्हाट वी कॉल सेकंड क्वाड्रेंट? वी कॉल इट ब्लाइंड और वी कॉल इट ब्लाइंड स्पॉट, राइट? तो ब्लाइंड बोलेंगे या ब्लाइंड स्पॉट बोलेंगे। और हाँ, इसमें जो एक्शंस और बिहेवियर होता है वो दूसरे को पता होता है, बट द इंडिविजुअली नॉट अवेयर ऑफ देम। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप सो रहे होते हैं, है ना, और दोस्तों आप स्नोरिंग करते हैं। तो स्नोरिंग जो है आपको पता नहीं होता है कि हाँ हम स्नोरिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को जो सामने वाला आपके साथ सो रहा है उसको पता होता है। ठीक है।
तो ये आपका एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाया, ब्लाइंड स्पॉट एक्शन कहते हैं इसे हम लोग। जो थर्ड पैनल होता है वहाँ पे क्या होता है बताइए, जो थर्ड पैनल होता है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं हिडन, दैट इज कॉल्ड एज हिडन, राइट, दैट इज कॉल्ड एज हिडन, यानी तो फैसेड, यानी तो फैसेड। हाँ, दिस इन्फॉर्मेशन इज नोन टू इंडिविजुअल बट नॉट नोन टू एनीवन एल्स। जैसे आपने कुछ सपना देखा तो आपको पता है लेकिन दूसरे को नहीं पता है, इस विंडो को हम लोग क्लोज विंडो भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोज विंडो। एंड द लास्ट विंडो इज रेफर्स टू एज, क्या बोलते हैं बताइए, लास्ट विंडो को हम लोग कहते हैं अननोन, ठीक है। इसके अंदर वैसा इन्फॉर्मेशन होता है, वैसा स्किल होता है, वैसा बिहेवियर होता है जो कि दूसरे को भी नहीं पता है, खुद को भी नहीं पता है, ठीक है। और एंड दिस इंक्लूड सबकॉन्शियस इन्फॉर्मेशन दैट नो वन इज अवेयर ऑफ सच अर्ली चाइल्डहुड मेमोरीज, अनडिस्कवर्ड टैलेंट्स, दिस विंडो इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग डार्क भी कहते हैं, दिस ऑल्सो कॉल्ड डार्क विंडो। तो देखिए हम लोगों ने जोहारी विंडो के कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लिया। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है डैश इंटेलिजेंस इज अ पर्सन अवेयरनेस ऑफ देयर इमोशन एंड इमोशन ऑफ अदर एंड हाउ विल दे आर एबल टू कंट्रोल एक्सप्रेस एंड रीड देम। तो इसे हम लोग कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, एक पर्सन का अवेयरनेस कितना है अपने इमोशन पे, दूसरे के इमोशन पे, और कैसे वो उसे कंट्रोल कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, उसे पढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। डैश मैनेजमेंट इज द अट्रैक्शन, सिलेक्शन एंड रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉय व्हिच इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एचआर प्रोसेसेस अक्रॉस द एम्प्लॉय लाइफ साइकिल। तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट प्लानिंग मैनेजमेंट, राइट। तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं टैलेंट मैनेजमेंट, दिस इज कॉल्ड टैलेंट मैनेजमेंट, राइट। तो दोस्तों आपको यदि लास्ट मोमेंट पे एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट है, एमसीक्यूज हमारे चैनल पे 2000 प्लस एमसीक्यूज है, तो दोस्तों आप कहीं मत जाइए, हमारे चैनल पे इसका वीडियोस अवेलेबल है। लेकिन यदि आपके पास कम समय है और दोस्तों आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है एमसीक्यूज की, अलग अलग चैप्टर में आपको एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट है, दोस्तों आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और आपको तरह तरह के जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज है वो मैं प्रोवाइड करूंगा। जिस तरह फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, एमसीक्यूज हुआ, केस स्टडीज हुआ, मैं आपको हर एक तरह का कंटेंट प्रोवाइड करूंगा ताकि आपका प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे हो पाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को। दैट इज अ स्ट्रेटजी फॉर पासिंग ऑन लीडरशिप रोल ऑफ इन द ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी टू एन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। तो उस स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव प्लानिंग, दैट इज कॉल्ड एज सक्सेशन प्लानिंग। मतलब आप अपना लीडरशिप रोल किसी कंपनी का ऑनरशिप या अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, दैट्स कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग को दूसरा नाम क्या होता है, तो दूसरा नाम याद रखिएगा, इसे रिप्लेसमेंट प्लानिंग भी कहता है। वी ऑल्सो कॉल इट रिप्लेसमेंट प्लानिंग, we also call it replacement planning. It ensures that business continue to run smoothly after a company most important people move on to new opportunity, retire or pass away, ठीक है। चलिए उसके बाद dash also called dash one's believe in one capability to perform a task is affect task effort, persistence, spirit, interest and level of goal difficulty selected for performance। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, सेल्फ एफिकेसी, या दूसरा नाम इसका क्या है, दूसरा नाम है इसका पर्सनल एफिकेसी। ये क्या होता है दोस्तों, पर्सनल एफिकेसी क्या होता है, अपने अंदर एक क्षमता होना, अपने क्षमता पे विश्वास होना कि हम एक टास्क को कर लेंगे, हम परसिस्टेंट रहेंगे, है ना, और अपने गोल के चाहे कैसा भी डिफिकल्टीज हो हम गोल को अचीव कर लेंगे, दैट्स कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी, राइट। ओके वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु हेल्प टू पॉपुलराइज इमोशनल इंटेलिजेंस, देयर आर 5 की एलिमेंट टू इट। बताइए 5 की एलिमेंट कौन कौन सा है हमारे में इमोशनल इंटेलिजेंस का, बताइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। एक है हमारा सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, दूसरा है दोस्तों सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा है दोस्तों मोटिवेशन, ठीक है, चौथा है दोस्तों एम्पैथी, और पांचवा है दोस्तों सोशल स्किल। So these are 5 important key elements in our for emotional intelligence, right? Okay, let's move to the next question. Dash is critical emotional intelligence skill. तो इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस जो है क्रिटिकल इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल है। Dash is concerned with how you control and manage yourself and your emotion, inner resources and abilities. It also includes your ability to manage your impulses. तो बताइए कौन सा इसमें से, देखिए यही इमोशनल कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ पे। आपको मैंने जो 5 एलिमेंट बताया इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि कंसर्न है कि आप कैसे कंट्रोल करते हैं, अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, अपने इमोशन को कैसे मैनेज करते हैं, अपने इनर रिसोर्स को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन। नाम ही क्लियर है ना, सेल्फ रेगुलेशन, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन। आप खुद को कैसे रेगुलेट कर रहे हो,
ठीक है, आगे देखते हैं। इन डैश इंक्लूड्स आवर पर्सनल ड्राइव टू इंप्रूव एंड अचीव, कमिटमेंट टू आवर गोल, इनिशिएटिव और रेडीनेस टू एक्ट ऑन अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्टिमिज्म एंड रेजिलियंस। तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ मोटिवेशन। डैश इज द एबिलिटी टू फील व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग। इसे हम लोग कहते हैं एम्पैथी, सहानुभूति हिंदी में कहा जाता है। डैश रेफर्स टू द स्किल नीडेड टू हैंडल एंड इन्फ्लुएंस अदर पर्सन इमोशन इफेक्टिवली। दोस्तों दिस इज कॉल्ड सोशल स्किल, राइट, दिस इज कॉल्ड सोशल स्किल। चलिए उसके बाद दोस्तों डैश इज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स यू टू नो एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क इन ऑर्डर टू मेक करियर, एजुकेशनल एंड लाइफ डिसीजन। दिस इज कॉल्ड कैरियर काउंसलिंग। दिस इज कॉल्ड कैरियर काउंसलिंग। ओके, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन 34 में कह रहा है लुइस डिफाइंड डैश एज द पीरियड ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल इज चेंजिंग रोल और चेंजिंग द ओरिएंटेशन टू रोल ऑलरेडी हेल्ड। तो लुइस ने किसे डिफाइन किया था? तो उसको कहते हैं कैरियर ट्रांजिशन। दैट इज कॉल्ड कैरियर ट्रांजिशन। एक कैरियर ट्रांजिशन एक ऐसा पीरियड होता है जिसके दौरान एक इंडिविजुअल अपना रोल को चेंज करता है, अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द कैरियर ट्रांजिशन सजेस्ट बोथ अ डैश एंड डैश ड्यूरिंग विद द चेंजिंग इज टेकिंग प्लेस। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? तो एक है हमारा प्रोसेस ऑफ चेंज, एक है दोस्तों प्रोसेस ऑफ चेंज, और दूसरा है दोस्तों पीरियड। ठीक है, डैश कैरियर पाथ allow employee to make a series of lateral moves between different functional areas within same organization. It allows human resource department to focus on retaining talent by providing employee with new and challenging tasks that broaden their experience. तो कौन सा कैरियर पाथ है जो कि एम्प्लॉय को अलाउ करता है कि वो अलग से लेटरल मूव ले बिटवीन डिफरेंट फंक्शनल एरिया? तो दोस्तों इसे कहते हैं स्पाइरल। ये आपको पता है ना स्पाइरल, ये कैरियर पाथ का एक पार्ट है स्पाइरल कैरियर पाथ। ठीक है, तो लेटरल मूव लेते हैं एम्प्लॉय। डैश कंसेप्ट सीज अ कैरियर एज अ लाइफ लॉन्ग मूव इन्वॉल्वमेंट इन एन ऑक्यूपेशन सच एज लॉ विद इंक्रीजिंग एक्सपर्टाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ साइन एंड सक्सेस। इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्टडी स्टेट व्यू। इज दिस कॉल्ड एज स्टडी स्टेट, राइट, स्टडी स्टेट। ठीक है, इस कंसेप्ट को कहा जाता है या कैरियर कंसेप्ट। डैश कंसेप्ट डिफाइन अ कैरियर एज स्टेडली अपॉन मूवमेंट, इसको लीनियर कहा जाता है, इसको कॉल्ड है लीनियर कैरियर पैटर्न, राइट, लीनियर कंसेप्ट, लीनियर कैरियर कंसेप्ट। Dash is a combination of perceived area of competence, motives, and values related to professional work choice. So this is called career anchor. This is called career anchor. Career anchor क्या होता है? एक perceived area of competence, motive, values regarding to professional work choices. This is called as career anchor. Career anchor includes talents, motives, values, and attitudes which gives stability and direction to the person career. It is a dash or dash of that person. तो career anchor क्या होता है दोस्तों? एक motivator होता है. It is a motivator and it is a driver. Okay, it is either motivator or driver of that person. चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं. Dash is a smaller group of job within the career cluster that uses similar skill. You can start in a lower level job and career and with more education expertise move up. तो इसे स्मॉलर ग्रुप को क्या कहते हैं? ठीक है, जो कि सिमिलर स्किल को यूज करता है, दैट इज कॉल्ड एज कैरियर पाथ. दैट इज कॉल्ड एज कैरियर पाथ. ठीक है, डैश इज अ टेक्निक विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन सो दैट कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव. अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर्स हेल्प्स टू मोटिवेट, गाइड एंड डायरेक्ट अदर पर्सन. तो इस टेक्निक का क्या नाम है दोस्तों? उस टेक्निक का नाम है ट्रांजैक्शन एनालिसिस. ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं दूसरे के साथ और उसको आप अच्छे से समझ पाते हैं, बिहेवियर समझ पाते हैं दूसरे लोगों का. डैश इंक्लूड्स थिंग्स like relating to one another and exchanging feelings and they can be both verbal and non verbal. तो दोस्तों ये क्या होता है? ये हमारा दिस इज कॉल्ड इंटरपर्सनल इंटरेक्शन. दिस इज कॉल्ड इंटरपर्सनल इंटरेक्शन. इसके अंदर क्या क्या आता है? रिलेटिंग टू वन अनदर एंड एक्सचेंजिंग फीलिंग एंड दे कैन बी बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल. इंटरपर्सनल इंटरेक्शन. डैश मीन्स द स्टडी ऑफ फोर्सेज विद इन अ ग्रुप. The social process by which people interact with one another in a small group can be called as dash. तो बताइए स्टडी ऑफ फोर्सेज विद इन अ ग्रुप किसे कहते हैं हम लोग? तो इसे कहते हैं ग्रुप डायनामिक को. दिस इज कॉल्ड एज ग्रुप डायनामिक. ठीक है, तो जो भी फोर्स है एक ग्रुप के अंदर उसको ग्रुप डायनामिक कहा जाता है. और जिस सोशल प्रोसेस के द्वारा लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं किसी स्मॉल ग्रुप में, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ग्रुप डायनामिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप डेवलपमेंट का 5 स्टेजेस बताना है आपको. बताइए 5 स्टेजेस कौन कौन सा है ग्रुप डेवलपमेंट का? तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये 5 स्टेजेस. पहला है फॉर्मिंग, दूसरा है स्टॉर्मिंग, तीसरा है दोस्तों नॉर्मिंग,
दोस्तों चौथा है परफॉर्मिंग, और पांचवा है दोस्तों, पांचवा क्या है हमारा, एडजॉर्निंग। ठीक है, ये 5 चीज आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डैश स्टेज द ग्रुप बिकम टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम, द मेंबर्स मे ऑलरेडी नो ईच अदर और दे मे बी टोटल स्ट्रेंजर। In either case, there is a level of formality, some anxiety, and higher degree of guardedness, as the group member are not sure what is going to happen next. तो उस स्टेज को क्या कहते हैं दोस्तों, दैट देयर इसको कहते हैं फॉर्मिंग स्टेज। इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिंग स्टेज। तो फॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है, ग्रुप एक साथ आता है पहली बार, ठीक है, तो मेंबर एक दूसरे को जान रहे होते हैं या टोटली स्ट्रेंजर होते हैं। डैश ग्रुप स्टार्ट टू सॉर्ट आउट। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस मॉड्यूल सी। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। तो दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन है, लैंडमार्क ऑफ टुमारो, ऑथर कौन है बताइए। लैंडमार्क ऑफ टुमारो का ऑथर कौन है, तो लैंडमार्क ऑफ टुमारो का ऑथर बताएंगे, आप बताइए। पीटर ड्रकर, ये मैंने समझाया था दोस्तों। लैंडमार्क ऑफ टुमारो के ऑथर कौन है हमारे, पीटर ड्रकर साहब हैं। ठीक है, तो पहला आंसर क्या होगा, द फर्स्ट आंसर वुड बी पीटर ड्रकर। चलिए आगे देखते हैं। डैश क्लेम दैट मैनेजर बेस्ड व्यू, मैनेजर बेस्ड इन्वेस्टमेंट वाज इन इज वर्कर। तो किसने क्लेम किया कि मैनेजर का जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो उसके वर्कर में है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन ने क्लेम किया कि मैनेजर का जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो किस में है, उसके वर्कर में है। रॉबर्ट ओवन रेफर्स हिज वर्कर एज, रॉबर्ट ओवन ने अपने वर्कर को क्या कहा, वाइटल मशीन कहा। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। चार्ल्स बेबेज किसके एडवोकेट थे बताइए, तो चार्ल्स बेबेज एडवोकेट थे डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच किसने दिया था, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच दिया था दोस्तों फ्रेडरिक टेलर ने। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच किसने दिया था, फ्रेडरिक टेलर ने। फ्रेडरिक टेलर इज द फेमस फॉर हिज डिवीजन ऑफ लेबर कंसेप्ट एंड, तो फ्रेडरिक टेलर जो है किस कंसेप्ट के लिए फेमस है, एक तो डिवीजन ऑफ लेबर है, दूसरा है दोस्तों टाइम एंड मोशन। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा क्या है दोस्तों, टाइम एंड मोशन। ये दो कंसेप्ट के लिए फ्रेडरिक टेलर फेमस है। नेक्स्ट है द डैश रेफर्स टू द फैक्ट दैट पीपल विल मॉडिफाई देयर बिहेवियर सिंपली बिकॉज दे आर बीइंग ऑब्जर्व। तो उसको उससे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हॉथर्न इफेक्ट कहते हैं, जिसको कॉल्ड एज हॉथर्न इफेक्ट। हॉथर्न इफेक्ट एक ये रेफर करता है एक फैक्ट को, लोग अपने बिहेवियर को इसलिए मॉडिफाई करेंगे क्योंकि वो ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट ऑन ग्रुप बिहेवियर वाज कंडक्टेड बाय प्रोफेसर ए.के. राइस इन 1952। ठीक है, तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, ये कहाँ हुआ था, ये अहमदाबाद मिल में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, अहमदाबाद मिल में हुआ था। एचआरडी किसका सब सिस्टम है बताइए, तो एचआरडी दोस्तों एचआरएम का सब सिस्टम है। एचआरएम क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। डैश अप्रोच इज द फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ टुडे एचआरएम। आज के एचआरएम का फाउंडेशन कौन सा अप्रोच है, तो इस अप्रोच को हम लोग कहते हैं दोस्तों साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच इज द फाउंडेशन ऑफ टुडेज एचआरएम। व्यू का फुल फॉर्म क्या है, तो व्यू से होता है वोलेटिलिटी, यू से होता है दोस्तों अनसर्टेन, ठीक है, सी से होता है दोस्तों कॉम्प्लेक्सिटी, और ए से होता है दोस्तों एम्बिग्यूटी। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, काम आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आईएसटीडी का फुल फॉर्म पूछेगा, बताइए आईएसटीडी क्या होता है, तो आईएसटीडी होता है दोस्तों इंडियन, आई से होता है इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। डैश इज द प्रोसेस इन विच वर्किंग पीपल through their union negotiate contract with their employer to determine their terms of employment including pay, benefits, hours, leave, job, health and safety policy, way to balance work and life and family and more। इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। डैश इज द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दैट एनालाइजेज एंड सिंथेसाइजेज वर्क फ्लो। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज इंप्रूविंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी। तो इस थ्योरी को क्या कहते हैं दोस्तों, दिस थ्योरी इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, एक मैनेजमेंट का थ्योरी है जो कि वर्क फ्लो को एनालाइज करता है, सिंथेसाइज करता है, ठीक है, जिससे थ्रू इकोनॉमिक एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी को। सो दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट।
साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो एज, तो इसे हम लोग टेलरिज्म भी कहते हैं ना, टेलर के द्वारा दिया गया था कंसेप्ट। A rational person is someone who is sensible and able to make decisions based on intelligent thinking rather than on emotion. On इमोशन के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेता है ना, वो रैशनल डिसीजन लेता है अपने इंटेलिजेंट थिंकिंग पे के बेसिस पे। टैस्क कैन बी डिफाइंड एज ऑब्टेनिंग, यूजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों पर्सनल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, आप एक सेटिस्फाइड वर्कर को ऑब्टेन करते हैं, यूज करते हैं और मेंटेन करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, डैश इंडिकेट्स द यूनिटी बिटवीन द डिवाइन। द डिवाइन मीन्स परफेक्शन इन नॉलेज, विजडम एंड पावर, इंडिविजुअल, सेल्फ एंड यूनिवर्स। द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, वननेस एंड नॉन डुअल कंसेप्ट। तो ये क्या इंडिकेट करता है डिवाइन के बीच की यूनिटी को? तो दोस्तों इसका आंसर है मैनेजमेंट इथोस। मैनेजमेंट इथोस डैश आर कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रिंसिपल दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ देयर एम्प्लॉय एंड द मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस कोड ऑफ कंडक्ट को क्या कहते हैं दोस्तों? इस कोड ऑफ कंडक्ट को कहते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल इथोस। ऑर्गेनाइजेशनल इथोस ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है या प्रिंसिपल्स होता है जो कि अपने एम्प्लॉय को गाइड के बिहेवियर को गाइड करता है, मैनेजमेंट के बिहेवियर को गाइड करता है। दैट इज द नेशनल अपेक्स बॉडी ऑफ प्रोफेशनल कमिटेड टू प्रमोटिंग द एचआरडी मूवमेंट इन द कंट्री and enhancing the capability of human resource professional to compete globally and thereby creating value of the society। तो इस नेशनल अपेक्स का नाम क्या है? NHRD। क्या नाम है? NHRD। N से नेशनल, H से HRD नेटवर्क। देखिए याद रखिएगा फुल फॉर्म, नेशनल HRD नेटवर्क, NHRD। जॉब एनालिसिस फोकसेस ऑन। तो जॉब एनालिसिस किस पे फोकस करता है दोस्तों? तो जॉब एनालिसिस फोकस करता है जॉब डिस्क्रिप्शन और दोस्तों जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, दो चीज़ें फोकस करता है, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, द डैश कंटेन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू डिस्क्राइब मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एसेंशियल फंक्शन एज दे एग्जिस्ट टुडे। तो क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होता है जिसके द्वारा हम लोग मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एसेंशियल फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकें। डैश इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ जॉब एंड सच रिक्वायर्ड अ पर्सन टू अचीव स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो किसी जॉब का बेसिक एलिमेंट को क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? तो किसी जॉब के बेसिक एलिमेंट को हम लोग टास्क कहते हैं। ठीक है, डैश इज द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल इंक्लूडिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों जॉब स्पेसिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड जॉब। तो देखिए डिटेल डिस्क्रिप्शन है तो जॉब स्पेसिफिकेशन कहलाएगा, और दोस्तों सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो क्या कहलाएगा? जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाएगा। ये सब बेसिक पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है, दैट इज द प्रोफाइल ऑफ योर आइडियल न्यू एम्प्लॉय इंक्लूडिंग स्किल, एक्सपीरियंसेस एंड पर्सनैलिटी टाइप। तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं पर्सन स्पेसिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड पर्सन स्पेसिफिकेशन। तो ये क्या होता है? आपका एक आइडियल नया एम्प्लॉय है, उसके प्रोफाइल को हम लोग पर्सनल स्पेसिफिकेशन कहते हैं। Dash is the rating of job in an organization. This is the process establishing the value of worth of job in job hierarchy and compares the relative intrinsic value or worth of job within organization. तो उस रेटिंग ऑफ जॉब को क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग? इसे कॉल जॉब इवैल्यूएशन। तो जॉब इवैल्यूएशन में आप क्या करते हैं? आप जो है रेट करते हैं। क्या रेट करते हैं? जॉब को रेट करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है डैश इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ टास्क रिक्वायरिंग एन इंडिविजुअल टू अचीव एन ओवरऑल प्रोडक्ट एंड स्टिल मेकिंग द रिलेशनशिप इररिलेवेंट। तो उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ टास्क को क्या कहते हैं? जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल को एक ओवरऑल प्रोडक्ट को अचीव करना होता है और रिलेशनशिप को इररिलेवेंट बनाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों जॉब। अभी मैंने बताया जॉब टास्क का कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोजीशन पुट्स अ पर्सन इन डैश एक्सपेक्टिंग those below to report or surrender to higher position and conform to their expectation while those higher up may be led to exploit the relationship and demand uniformity। तो पोजीशन एक आदमी को कहाँ रख देता है? तो एक पोजीशन एक आदमी को हायरार्किकल पैटर्न में रख देता है। याद रखिएगा इसका आंसर होगा हायरार्किकल पैटर्न। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इस तरह का जो फिल इन द ब्लैंक सेशन है यदि आपको यूजफुल लग रहा है दोस्तों, तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको वीडियो को लाइक करना है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का सेशन और लाऊं आपके लिए, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे और लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया को जरूर लिखें। तो इस तरह के और भी फिल इन द ब्लैंक सेशन को मैं लाऊंगा क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है आपको और फिर इसका सही आंसर को बताने में। रोल कैन बी एनालाइज यूजिंग डैश ऑफ विच जॉब एनालिसिस इज द मेजर कंपोनेंट। तो रोल को कैसे हम एनालाइज करते हैं दोस्तों? तो रोल को हम लोग एनालाइज करते हैं कैसे बताइए?
तो रोल को एनालाइज करते हैं दोस्तों RAT से। RAT क्या है आप पूछेंगे, RAT क्या है। R से होता है दोस्तों हमारा रोल, A से होता है हमारा एनालिसिस, और T से होता है क्या हमारा टेक्निक। रोल एनालिसिस टेक्निक के द्वारा रोल को हम लोग एनालाइज करते हैं। इसका जॉब एनालिसिस एक मेजर कंपोनेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंटरव्यू इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ, इंटरव्यू जो है मोस्ट पॉपुलर मेथड है किस चीज़ का, तो डाटा कलेक्ट करने का। याद रखिएगा, इंटरव्यू से हम लोग क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। डैश ओवरसीज अदर एम्प्लॉय एंड द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस व्हाइल रिपोर्टिंग टू अ हायर रैंकिंग मैनेजर। इसे क्या करते हैं दोस्तों, लाइन मैनेजर करते हैं। तो लाइन मैनेजर का काम आपको समझाया जा रहा है कि लाइन मैनेजर क्या करता है, दूसरे एम्प्लॉय को ओवरसी करता है, उसके ऑपरेशन को ओवरसी करता है, बिजनेस के ऑपरेशन को ओवरसी करता है जब वो हायर रैंकिंग मैनेजर को रिपोर्ट करता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है आपका डैश कवर्स जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब समरी, ड्यूटीज परफॉर्म, सुपरविजन गिवन एंड रिसीव्ड, रिलेशन टू अदर जॉब, मशीन टूल्स एंड मटेरियल एंड वर्किंग कंडीशन। तो बताइए इसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, दिस इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। डैश इंक्लूड्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड स्किल, पर्सनालिटी, फिजिकल फीचर, इंटरेस्ट एंड अदर रिक्वायरमेंट। इसे हम लोग कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, डैश इज अ प्लान प्रोसेस दैट डायरेक्ट लर्निंग टुवर्ड अचीविंग स्पेसिफिक आउटकम्स लीडिंग टू अचीविंग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं SAT। SAT क्या होता है, SAT होता है सिस्टमैटिक अप्रोच टू ट्रेनिंग। सिस्टमैटिक अप्रोच टू ट्रेनिंग एक प्लान प्रोसेस है जो कि डायरेक्ट करता है लर्निंग टुवर्ड अचीविंग स्पेसिफिक आउटकम एंड लीडिंग टू अचीविंग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों डैश मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंस एंड प्रैक्टिसिंग ऑफ एडल्ट लर्निंग। तो इसका नाम है एंड्रागॉगी। मैंने समझाया था इसे क्या कहते हैं हम लोग, एंड्रागॉगी कहते हैं। एंड्रा मीन्स क्या होता है, एंड्रा मीन्स होता है एडल्ट। Dash is the process in which the company identified training and development needs of its employee so that they can do their job very effectively. It involves a complete analysis of training needs required. इसको हम लोग कहते हैं TNA। TNA होता है दोस्तों ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट MCQ सेशन का, फिल इन द ब्लैंक सेशन का। होपफुली आपने लेसन को एंजॉय किया होगा। तो यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो ये नंबर आपको मैं व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें और मैं आपको पेड PDF प्रोवाइड करूँगा, मैं डिटेल बताऊँगा। इसी तरह मैं आप चाहते हैं कि और भी मॉड्यूल्स का मैं वन लाइनर लाऊँ, ये जो आपका वन लाइनर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्द से जल्द आपको और भी चैप्टर के वन लाइनर को लाऊँगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।